वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर चंद्र प्रकाश भसीन हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का टाइटल है व्हाट लेगेसी आर वी लिविंग फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन ए साइंटिफिक एनालिसिस। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज साइंटिफिक एनालिसिस फॉर व्हाट लेगेसी वी आर लिविंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। फ्रेंड्स, 2023 का सबर आप लोगों को याद होगा। ज्यादातर भारत के हिस्सों में तापक्रम 49-50 को टच किया था। भीषण गर्मी का सामना समूचे देश को करना पड़ा था। इवन हिल्स में, सोलन में टेम्परेचर 32 जब पहुंचा था, 33 पहुंचा था, तब मानव करहा उठे थे। लेकिन 2024 में गर्मी ने अपना वो प्रकोप नहीं दिखाया, लेकिन जो विनाश की लीला वर्षा ने आपके सामने प्रस्तुत की है, मेरे सामने प्रस्तुत की है, वो एटलीस्ट मुझे तो चिंता करवाती है। और इसी चिंता से प्रेरित होकर मैंने ये एक वैज्ञानिक विश्लेषण आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इस बार के मानसून में उत्तराखंड, हिमाचल में जो तबाही हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, आप सबको मालूम है। प्लेन एरिया में देखें, राजस्थान हो, गुजरात हो, मुंबई हो, दिल्ली में इतनी अपार बरसात थी कि हम उसको प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, एक इतना सुंदर शब्द हमें मिल गया है, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा कहकर हाथ छाड़ लेते हैं। जी नहीं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मेन मेड डिजास्टर है, आदमियों द्वारा बनाया गया डिजास्टर है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने आपसे कहा हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। माय डियर फ्रेंड्स, यदि मैं पिछले 200 सालों का एक लेखा जोखा पेश करूं, पिछले 200 सालों में टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। पिछले 100 सालों में 1 डिग्री सेल्सियस, पिछले 50 सालों में 1975 से 2025 तक 0.9 डिग्री बढ़ा है। यदि मैं ये कह दूं अब उल्टा करके तो ज्यादा क्लियर होगा। पिछले 50 सालों में 0.9 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, उससे अगले 50 सालों में 1 डिग्री बढ़ा और उससे आगे केवल 1.2 बढ़ा। यानी जब से एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है 70 से टेम्परेचर 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी जब समूचा यूनिवर्स कह दूं, पृथ्वी कह दूं, अत्यधिक गर्मी के प्रकोप में आता है, या तो अत्यधिक हीट वेव और या ग्लेशियर का पिघलना और प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित करना। फ्रेंड्स, दिस इज ए ग्रेट चैलेंज। बिफोर कमिंग टू हाइट, अभी तक पिछले 200 सालों में मैं कह रहा हूं 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। 70 के बाद, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं, 75 के बाद कह दूं, 2025 तक 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इतना फास्ट इंक्रीज हुआ है इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। चलिए, हमारी जनरेशन लगभग इस आपदा को झेल रही है, झेल लेगी। आगे की जो पिक्चर है बहुत डरावनी है। एसएसपी, क्योंकि यहां एसएसपी का रोल आ रहा है। एसएसपी का मतलब होता है शेयर्ड सोशो इकोनॉमिक पाथवेज। ये जनरली किसी भी कंट्री, वर्ल्ड की सोशो इकोनॉमिक पोजीशन, वहां के डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और वेदर को कोरिलेट करने का काम करते हैं। इसके अलग अलग 5 लेवल हैं। एसएसपी यदि आइडियल कंडीशन नहीं, एसएसपी यदि एकदम एडवर्स कंडीशन नहीं। एसएसपी 1 यदि आइडियल कंडीशन देती हैं, ये मैं आपको दे रहा हूं डेटा 2075 का। फ्रेंड्स, आज से 50 साल कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। यदि हम आइडियल लेवल पे चलते हैं तब टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। पिछले 200 सालों में 1.2 डिग्री बढ़ा और हम ये विनाश, प्राकृतिक आपदाएं
या मेल में डाल दे कहूं वो ज्यादा सही है। लेकिन यदि एक्सट्रीम कंडीशन हुई, टेम्परेचर 3.5 टू 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। ये एसएसबी का डेटा 1 से 5 तक कहता है। मैंने 2, 3, 4 अवॉइड किए, लेकिन मिनिमम 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 3.5 टू 4.5 डिग्री सेल्सियस केवल मात्र 50 सालों में 2075 तक बढ़ सकता है। मैंने आपसे एक बात कही थी, प्रकृति को दोष ना दें। यदि आप एयर का कंपोजिशन देखें, इतना एग्जैक्ट और ह्यूमन फ्रेंडली कंपोजिशन या व्हाट शुड आई से प्लांट फ्रेंडली एग्जैक्ट अमाउंट देखिए मैंने, टू नाइट्रोजन आइडियल एयर में 78.08%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.934%। कितनी एक्यूरेसी दी है नेचर ने। कार्बन डाइऑक्साइड 0.041%, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड है। और यदि मैं 0.041 के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 410 पार्ट्स पर मिलियन होगा। ये आइडियल एयर का कंपोजिशन है जब हम एक ऐसा गैस ले रहे हैं जहां प्रदूषण नहीं है, शुद्ध वायु है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एसएसपी के आंकड़े 2075 तक आने वाले 50 सालों में, मान लीजिए यदि मिनिमम की मैं बात करूं 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पड़ता है, तो आप सोचिए विश्व का क्या हाल होगा, किस विनाश के कगार पे विश्व खड़ा होगा। और भगवान ना करे 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो मैं समझता हूं आधी पॉपुलेशन पृथ्वी की खत्म हो जाएगी। अब कारण कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें नेचर ने दी है। ह्यूमन ऑक्सीजन इनहेल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। हम कितनी ऑक्सीजन पर डे इनहेल करते हैं? अबाउट 0.857 पर केजी, या मैं ये कह सकता हूं 0.85 टू 0.86 केजी पर डे हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं इसका अमाउंट 10 टाइम्स तक बढ़ सकता है। 10 टाइम्स माइट बी इंक्रीज जब आप बहुत ज्यादा व्हाट शुड आई से एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। लीटर में कहूं 600 लीटर पर डे हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। गीगाटन की बात करूं फ्रेंड्स, व्हाट शुड आई से 1 गीगाटन इज इक्वल टू 1 बिलियन टन, और आई कैन से 10 रेज़ टू द पावर 9 टन आई कैन से। अब आप देखिए हम कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, 2.5 गीगा टन पर ईयर, यहां पर ईयर की मैं बात कर दूं, और डेली अमाउंट कितना है 600 लीटर या 0.857 किलोग्राम। गीगा टन का मतलब है आप 10 रेज़ टू द पावर 9 कर दीजिए, 901 के बाद लगा दीजिए, तब वो गीगा टन बनेगा। कितना अमाउंट हम ऑक्सीजन का ले रहे हैं? 2.5 गीगा टन पर ईयर। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड पे आ जाए। ये मैं जनरल डेटा दे रहा हूं पूरे वर्ल्ड का। ये डेटा यदि मैं कहूं, ये तो पर्टिकुलरली पर्सनल है, 2.5 जीटी पर ईयर। हम ये कहते हैं कि पूरे विश्व की जो 8.0 बिलियन पॉपुलेशन है वो ऑक्सीजन इनहेल करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज करते हैं? 8 बिलियन पॉपुलेशन है अनडाउटेडली पूरे वर्ल्ड की। इंडिया की 145 करोड़, पूरे वर्ल्ड की 800 करोड़ और 8 बिलियन पॉपुलेशन, यानी 8 इंटू जो मैंने आपको पहले कहा था 10 रेज़ टू पावर 9 मिलियन इज इक्वल टू 1 गीगा बिलियन। 2.9 जीटी एनुअली कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सक्रीट करते हैं। व्हाट शुड आई से, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं 2.5 जीटी, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2.9 जीटी। 0.4 जीटी का ये डिफरेंस दिखने में आपको बहुत छोटा होगा, लेकिन हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। 0.857 केजी पर डे पर पर्सन लेगा, लेकिन जब वो
कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करेगा 0.9 to 1 kg तक एलिमिनेट करेगा। यह डिफरेंस आ गया। जो हम ह्यूमन बीइंग 800 करोड़ इस पृथ्वी पर एक्स्ट्रा 0.4 GT कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये तो मानव बेटे, नेचुरल गिफ्ट है। अब आते हैं, हमने क्या प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, जिसको मैं ह्यूमन मेड डिजास्टर कहता हूं। और उसी डिजास्टर के कारण ये प्राकृतिक डिफरेंस तो बरसों से चला आ रहा है। यदि एक इंसान होगा तो भी वो 0.4 GT का डिफरेंस होगा, और यदि 2000 करोड़ बिलियन होंगे तो भी यही डिफरेंस होगा। दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के मेन सोर्स कौन से हैं? मेन मेड सोर्स लार्जेस्ट इज एनर्जी प्रोडक्शन। मैं समझता हूं पूरे विश्व में 3000 थर्मल पावर प्लांट हैं। हमारे भारत में 280 के करीब थर्मल पावर प्लांट हैं, जहां कोयले का, लिग्नाइट का, नेचुरल गैस का उपयोग होता है। 50% ऑक्सीजन हमारे जो पावर हाउसेस हैं, पावर प्रोडक्शन है, वहां से आता है। 25% कार्बन डाइऑक्साइड आती है इंडस्ट्रीज से। जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो गैसेज एमिट होती हैं, 25% कार्बन डाइऑक्साइड उस इंडस्ट्रियल आउटपुट गैसेस का कंट्रीब्यूशन होता है। ट्रांसपोर्ट, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, परसों मैंने डेटा दिए थे, पूरे विश्व में शायद 164 करोड़ व्हीकल होंगे। इंडिया में 36 या 37 करोड़ व्हीकल हैं। कितना उससे कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रही है? 30 to 14%। कुछ रेजिडेंशियल वर्क है जो चलता है 4%। नेचुरल गैस 12%। नेचुरल गैस का मतलब आप सब जानते हैं, मीथेन होता है। फ्रेंड्स, 2 सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, एक तो रेस्पिरेशन का, दूसरा जो मेन मेड सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन, विच इज नथिंग एंड पावर हाउस। पूरे विश्व में 3000, भारत में 280, 50% कार्बन डाइऑक्साइड पावर हाउस थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। बाकी सब इंडस्ट्री जो भी हैं उनसे 25% CO2 आ रही है। ट्रांसपोर्ट से 13 to 14% आ रही है, आइदर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। 160 करोड़ इन द वर्ल्ड और 36 to 37 करोड़ इन इंडिया। नेचुरल गैस से 12% आ रही है। तो मैं ये कह दूं 29.9 GT फ्रॉम रेस्पिरेशन, जो हम ऑक्सीजन व्हाट शुड आई से एक्सक्रीट करते हैं। 41 GT, ये जो सारा मैंने आपको परसेंटेज दिया है, ये 41 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। दिस इज मैन मेड। ये हमने इंडस्ट्रीज का विस्तार किया है, पावर हाउस का विस्तार होना ही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहे एसी के लिए चाहिए या गांव में एक छोटे से बल्ब जलाने के लिए चाहिए। ये जरूरतें बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, 2 व्हीलर बढ़ेंगे, 4 व्हीलर बढ़ेंगे। तो मैं ये कह दूं नेट शेल में 2.9 GT गीगाटन फ्रॉम रेस्पिरेशन। हमारे श्वास, रेस्पिरेशन के माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर छोड़ते हैं, पर ईयर डेटा है ये। और 41 GT हम अदर मेन मेड सोर्सेज, जिसमें चाहे पावर हाउस, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन या नेचुरल गैस हो। तीसरा एक और बिंदु होना चाहिए, मेन मेड सोर्स के बाद नेचुरल, और यहां पे एक डैश लगा हुआ है। ये मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं 41 + 3 कर लीजिए, 44 GT रेस्पिरेटरी और इंडस्ट्रियल और फ्रॉम पावर हाउस मेन में। व्हाट इज द नेचुरल सोर्सेज? क्या कार्बन डाइऑक्साइड के कोई नेचुरल सोर्सेज भी हैं? जी हां। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहां मैं आपको बता रहा हूं 41 + 2.9 GT, उससे कहीं ज्यादा नेचुरल सोर्सेज से आती है। लेकिन नेचर ने उसको बैलेंस करने का उपाय किया हुआ है। नेचुरल सोर्स कौन से है कार्बन डाइऑक्साइड के? समुद्र में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है जितनी वातावरण में है, शायद उससे 10 टाइम्स ज्यादा समुद्र में घुली हुई है। लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 डिग्री भी बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो समुद्र में से निकल के बाहर आएगी, उसको मैन मेड डिजास्टर ही कहा जाएगा। आप उसको नेचुरल नहीं कह सकते। यदि टेम्परेचर कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी सी में से मल्टी टाइम्स देन इन एटमॉस्फेयर। आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली। बट
As the temperature will increase, you know, evaporation will increase, more carbon dioxide come from sea. Volcanoes आते हैं, कई बार वोल्केनोज आते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसकी बहुत बड़ी मात्रा हो सकती है। यहां मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये जो मैं आपको सारे डेटा दे रहा हूं, ये 4 AI से मैंने कंपाइल करके बनाए हैं, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, चैट जीपीटी हो, मेटा हो या जेमिनी हो। उन चारों से डेटा कलेक्ट करके और बहुत अच्छी तरह एनालाइज करके रीजनेबल डेटा मैंने आपके सामने पेश किए हैं। परप्लेक्सिटी लगभग बता रहा था जो नेचुरल रिसोर्स हैं, चाहे वो समुद्र हो या वोल्केनोज हो या दूसरा कोई सोर्स हो, लगभग 200 GT कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन वो जो 200 GT CO2 निकलती है, वो वापस समुद्र एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, वोल्केनो के कारण और डिजॉल्व इन सी मेराइन में डिजॉल्व CO2 निकलती है, नेचर उसको एडजस्ट कर लेता है। सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारे सोचने के लिए है, ये 41 GT गीगाटन जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, हम इसको किस तरह ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन कम करके, आइदर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट और फ्रॉम इंडस्ट्रीज, हम CO2 को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को रोकिएगा। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी यदि 3 डिग्री टेम्परेचर 50 साल के बाद बढ़ जाता है, बेचारा विश्व की आधी पॉपुलेशन समाप्त हो जाएगी। कृपया, ये मेरी सीरीज का पहला पार्ट है। अगली सीरीज में मैं कुछ और तथ्य इकट्ठे करके आपके सामने लाके रखूंगा कि मेन मेड डिजास्टर का कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज में, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाने में कितना योगदान है। बने रहिए मेरे साथ। अगली सीरीज में कुछ और डेटा के साथ कुछ और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर और ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करूंगा। नमस्कार।